about the lecture. इससे पहले एक छोटी सी मैं I was thinking one thing to tell it to you. Please respect and trust your coaches. We belong to where Guru coach is on high esteem. After listening to these lessons, these sessions, you must understand your coaches know much more than you. So please, over to you, Krishan and Sagar. Best of luck. Thank you, sir. In today's session, we have divided into two different sections, and first half I'll be taking with the target exercises and point in line, and followed by Mr. Sagar. He will be describing about the counter attack and other variations in the training. So before starting to our today's topic, I would like to thank Jamal ji for giving us opportunity, Sports Authority of India, Ministry, Fencing Association of India, and our today's topic is first is target exercise, then followed by the point in line, which will be covering by me, and followed by the counter attack. So first of all, like in previous session जो मैंने last session लिया था, उसमें मैंने फुटवर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था. तो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन मूवमेंट है वो दो तरह की होती है. एक होती है फंडामेंटल मूवमेंट, जो आदमी सीखा, उसको सीखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, इनहेरिटेड होती है, वॉकिंग, क्रॉलिंग. और कुछ मूवमेंट होती है जो आपको सीखनी पड़ती है, जैसे फुटवर्क फेंसिंग का एक स्पेशल टेक्निक है जिसको आपको लर्न करना पड़ता है. ऑन गार्ड स्टांस डिफरेंट है, आपको जो मूवमेंट है, लॉन्ज है, फ्लच है, सारी मूवमेंट्स डिफरेंट है. मूवमेंट डिफरेंट होने की वजह से हमें उन चीजों को सीखना पड़ता है. सिमिलरली जो फेंसिंग वेपन के हैंडलिंग है वो भी स्पेसिफिक है, सोफिस्टिकेटेड है, और ये कह सकते हैं कि स्पेशल वे है हिट करने का. कितना प्रेशर आपको हिट अप्लाई करना है, किस एंगल पे हिट करना है, और किस टारगेट जोन में किस तरह से आपके हाथ का एक्सटेंशन होना चाहिए, हैंड की मूवमेंट होनी चाहिए. तो इसी तरह से जैसे फुटवर्क की ट्रेनिंग जरूरी है आपको रिजल्ट लेने के लिए, सिमिलरली आपको हैंड मूवमेंट की, आप कह सकते हैं आपके वेपन के कंट्रोल की ट्रेनिंग करनी भी जरूरी है, ताकि आप अच्छे से हिट को एग्जीक्यूट कर सके. नाउ कम्स की वंस जब बिगिनर फेंसर अपना फुटवर्क सीख लेता है या बेसिक मूवमेंट सीखता है फेंसिंग के फुट मूवमेंट्स, उसके बाद टर्न आता है आपके वेपन को होल्ड करना. देन आफ्टर टर्न आता है कि आप उसको हिट करना सिखाए. क्यों? क्योंकि अगर बिना हिट सिखाए हम उसको बिना टारगेट पे प्रैक्टिस करवाए, अगर हम उसको डायरेक्टली फेंसर के साथ बाउट करने के लिए ले जाएं, तो उसको पता नहीं है कि हिट कैसे करना है. फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन नेचर है मूवमेंट का वो स्टैबिंग का है, आप उसको ऐसे मार सकते हैं किसी को. स्टैबिंग जो है नेचुरल मूवमेंट है, बट जो फेंसिंग में हिट करने का तरीका है इट इज सिमिलर टू स्टैबिंग बट इट इज कंट्रोल्ड. इसीलिए इस चीज को सीखना जरूरी है कि कट कैसे करना है. एंड नाउ कम्स की टारगेट जोन. अब हम टारगेट करना तो चाहते हैं कि हाँ हमें हिट करना है. अब हम बात करें स्पेसिफिकली यहाँ पर साइबर फेंसिंग की. तो साइबर फेंसिंग में हमारे टारगेट के डिफरेंट जोन है, हर एक जोन पे हिट करने का तरीका अलग है. आपका वेपन डिफरेंट काइंड से मूवमेंट करता है, और एग्जीक्यूशन ऑफ मूवमेंट है वो डिफरेंट है. तो हमारे जो आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट में अपर पोर्शन इज लाइक जो आपका मास्क का यह हेड है, जो सेंटर पोर्शन है दैट इज हेड, देन चीक है दोनों साइड्स के ऊपर, फिर आउटसाइड हाई लाइन है, आउटसाइड लो लाइन है, इनसाइड हाई लाइन है और इनसाइड लो लाइन है. तो जो ये सारे एरिया हैं, जो वेपन हैंड साइड है दैट साइड इज नोन, जो लोअर लाइन है दैट इज नोन एज ए फ्लांक. जो इनसाइड है उसको हम लोग स्टमक बोल सकते हैं या लोग बेली भी बोल देते हैं. तो ये डिफरेंट टारगेट जोन है, हर एक टारगेट जोन पे हिट करने का तरीका अलग है, और वेपन का मूवमेंट भी अलग तरीके से होता है. ये अब मैं बात कर रहा हूँ साइबर फेंसिंग की. तो ये लेटेस्ट जो चीजों को यूज किया जा रहा है साइबर टारगेट के लिए, आजकल जो डमी स्टैंड्स यूज हो रहे हैं, स्पेशली जो मिक्स मार्शल आर्ट या मार्शल आर्ट गेम्स के लिए, साइबर ट्रेनिंग के लिए इन डमी स्टैंड को यूज किया जा रहा है एज ए टारगेट स्टैंड्स. बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सिर्फ आप इन्हीं को यूज करें. देयर आर सो मेनी अदर वेरिएशंस जिनको हम यूज कर सकते हैं. बट लेटेस्ट जो पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप क्लब्स हैं वो इसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, इन टारगेट स्टैंड को यूज करें, बिकॉज इनकी मेंटेनेंस इजी है और ये मोर फ्रेंडली, और यू कैन से इट इज इट गिव्स यू एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो ये उतनी ह्यूमन बॉडी की आपको फीलिंग देते हैं हिट करने के लिए. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये टारगेट स्टैंड ऐसे ही हो, हम अपने घर पे भी टारगेट स्टैंड बना. जैसे फॉर एग्जांपल करंट सिचुएशन ऐसे कि हम लॉकडाउन में हम अपने ट्रेनिंग सेंटर पे
जा नहीं सकते। ये सिचुएशन बेस्ट सिचुएशन है जहां पर आप घर पे ही अपना टारगेट बोर्ड बना के, टारगेट स्टैंड बना के अपनी टारगेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। ये एक हमारे ही एक फेंसर ने, इंडियन फेंसर ने एक टारगेट स्टैंड क्रिएट किया है, जिसमें उन्होंने अपने फेंसिंग बैग के ऊपर अपने मास्क को पुट किया है, फिक्स किया है, और उसके बाद वहां पर एक चेस्ट गार्ड लगा के उन्होंने टारगेट स्टैंड बनाया है। और आप देख सकते हैं ये सेम है, वो थोड़ा ब्लर पिक्चर थी, थोड़ी क्लियर पिक्चर है। तो शी इज भवानी देवी, शी इज प्रैक्टिसिंग एट हर रूफ, जिसमें वो मास्क को फिक्स करके उन्होंने एक टारगेट स्टैंड बनाया, अपने बैग को यूज किया, बैग के ग्रिप के ऊपर, हैंडल के ऊपर उन्होंने अपने मास्क को फिट किया है। तो ऐसे हम अपना टारगेट स्टैंड बना सकते हैं घर पे भी। जैसे भी लॉकडाउन पीरियड है तो हम अपने छत के ऊपर इन सबको फिक्स करके किसी स्टैंड के ऊपर, टेबल के ऊपर मास्क, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आप पिलो को, कोई भी ऐसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट को जो इजीली यूज किया जा सकता है कट करने के लिए, हम उनको यूज कर सकते हैं एज ए टारगेट स्टैंड। नाउ एम, हम टारगेट ट्रेनिंग क्यों करें? जैसे मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमन नेचर जो है वो फुटवर्क में, जैसे बताया था कि मैंने कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल मूवमेंट, यू हैव टू लर्न। तो हमें इन चीजों को सीखना पड़ता है। तो ये जब हम फुटवर्क, सॉरी, हैंड टारगेट एक्सरसाइज करते हैं, इट गिव्स यू आइडिया कि आपको कट कैसे करना है, हिट कैसे करना है, हर एक हिट करने की टेक्निक कैसे, अपने हेड पे कट करना है तो कैसे करना है, फ्लांग कट करना है कैसे करना है, चीक पे कट करना है तो कैसे करना है, फोआर्म पे कट करना है तो कैसे करना है। तो हर एक हिट को करने का तरीका सिखाती है, आपकी कट करने का स्टाइल आपका डेवलप होता है, टेक्निक डेवलप होती है। फिर ये आपकी प्रिसीजन और एक्यूरेसी ऑफ हिटिंग एट डिफरेंट टारगेट जोन इंप्रूव करता है। हिट करने का स्टाइल तो आपको सिखा रहा है, साथ में आपके हिट्स जो प्रिसाइज्ड हो जाते हैं और एक्यूरेसी ऑफ हिट पास नहीं होते, सही ढंग से हिट होते हैं। नेक्स्ट इज सेंस ऑफ डिस्टेंस, इट टीचेस यू, आपको आइडिया मिलता है कि किस डिस्टेंस पे कैसे हिट करना है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप कैसे हिट करेंगे, स्टेप डिस्टेंस है तो कैसे हिट करेंगे। देन इट गिव्स यू प्रेशर एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू डिलीवर ए कट और हिट। आप शॉर्ट डिस्टेंस में तो कितने प्रेशर से हिट करना है, लॉन्ग डिस्टेंस में तो कितने से करना है, आउट ऑफ डिस्टेंस है तो कैसे करना है। तो आपको ये सिखाता है, आप सीख पाते हैं इसमें कि आपको डिफरेंट डिस्टेंस कैसे करते हैं। इट डेवलप्स योर फुटवर्क। अब इनडायरेक्टली जब हम हैंड टारगेट एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने फुट मूवमेंट्स को भी यूज करते हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी फुट मूवमेंट भी टारगेट एक्सरसाइज में फुटवर्क भी डेवलप हो रहा होता है। देन स्पीड एंड एक्सेलरेशन, हैंड एक्सेलरेशन, जब आप टारगेट एक्सरसाइज करते हैं ये आपके हाथ से कट करने की स्पीड को, आपके हिट करने की स्पीड को इंप्रूव करता है। डेवलप कोऑर्डिनेशन, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। डिफरेंट कोऑर्डिनेशन होते हैं बट जो सबसे ज्यादा डेवलप हो रहा होता है टारगेट एक्सरसाइज में, दैट इज हैंड लेग कोऑर्डिनेशन। देन सेंस ऑफ टेम्पो आप डेवलप करते हैं इसके अंदर। देन इट डेवलप्स योर स्पेसिफिक मोटर क्वालिटीज। जब हम टारगेट एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जो भी स्पेसिफिक मोटर क्वालिटीज आपकी हैं फेंसिंग में, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, इन एक्सरसाइजेज के दौरान, मतलब टारगेट एक्सरसाइज के दौरान आप किसी भी मोटर क्वालिटी को टारगेट करके उनको भी आप डेवलप कर सकते हैं। इट इज अ कन्वेंशनल ट्रेनिंग, आप टैक्टिकल ट्रेनिंग भी समहाउ लिटिल बिट ऑफ आप कन्वेंशनल ट्रेनिंग भी इसके ऊपर कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप इसके ऊपर कर सकते हैं दैट इज इमेजिनरी विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मेथड है जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं कि आपका ओपोनेंट आपके सामने खड़ा है, उसके साथ आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आप विजुअलाइजेशन या इमेजिनरी ट्रेनिंग, बिकॉज यू आर अलोन एट होम राइट नाउ, आप लॉकडाउन पीरियड में है, तो ये जो फेज है, इस फेज में आप इमेजिनरी और विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग टारगेट एक्सरसाइजेस के साथ आप कर सकते हैं। एंड लास्ट, इट इज ए वन वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब आपके पास एक फुटवर्क एक वेरिएशन है ट्रेनिंग का, सेम लेसन एक वेरिएशन है, तो टारगेट एक्सरसाइज एक अलग दूसरा वेरिएशन है जिसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब वेरिएशन ऑफ टारगेट एक्सरसाइज, आप टारगेट एक्सरसाइज कैसे कैसे कर सकते हैं। वेरिएशन, फर्स्ट वेरिएशन है स्टेशनरी टारगेट। जैसे आपका टारगेट एक फिक्स है तो आप एक स्टेशनरी टारगेट के ऊपर आप वेरिएशन वाली एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस दिखाया था, डमी स्टैंड फिक्स है तो फिक्स स्टैंड के आपके पास फिक्स एक्शंस आप उसके ऊपर कर सकते हैं। देन मूवेबल टारगेट, आज के टाइम पे क्या है, जो ये डमी स्टैंड है इनके नीचे व्हील्स लगे होते हैं, तो आप इनको व्हील के साथ आप इनको पुल और पुश कर सकते हैं जिससे वो मूवेबल टारगेट हो जाता है। तो आप उस पर मूवमेंट में भी आप उनको टारगेट एक्सरसाइज करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अदर मूवेबल टारगेट्स हैं, जैसे कि आप बॉल ड्रॉप कर सकते हैं, ग्लव को थ्रो कर सकते हैं, पेंडुलम लाइक टेनिस बॉल को मूवमेंट करवा सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज आप इसमें मूवेबल टारगेट में आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज, आप इसमें पार्टनर असिस्टेंस भी ले सकते हैं। टारगेट एक्सरसाइज कराते हैं तो उसमें कुछ वेरिएशंस को सीखने के लिए, कुछ ब्लेड एक्शंस को सीखने के लिए आप पार्टनर की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। देन यूज ऑफ आप वेट जैकेट, कफ्स एंड बेल्ट्स आप इनको यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ इलास्टिक बैंड, थेराबैंड्स, आप स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हैंड्स की कटिंग स्पीड को इंप्रूव करना तो आप इस तरह की डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। देन नाउअडेज देयर इज अ इलेक्ट्रॉनिक टारगेट बोर्ड जो आपकी हिटिंग स्पीड को मेजर करता है, साथ साथ के आपकी हिटिंग एक्यूरेसी को भी मेजर करता है, वो आप यूज कर सकते हैं।
use a force platform. ये force platform, it is expensive biomechanical device है, but we can use it to measure specific, to conduct specific test को conduct करने के लिए उसकी launch की speed, cut की speed कितनी अच्छी है, force platform को use हम कर सकते हैं. Now training for beginner fencer, जैसे अभी हमने बात की थी कि टारगेट एक्सरसाइज एक ऐसा वेरिएशन है ट्रेनिंग का जिसमें हम उसकी हिटिंग स्पीड को, कट की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग करते हैं. जो बिगिनर फेंसर है, अगेन ट्रेनिंग हर एक लेवल के लिए डिफरेंट है. हमने लास्ट टाइम जब हमने बात की थी फुटवर्क ट्रेनिंग की, इट डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ फेंसर, देन अगेन आपका एम क्या है, देन अगेन आप किस ट्रेनिंग पीरियड जोन में है, फिर आप किस तरह की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं. यहाँ पर हम बिगिनर की बात कर रहे हैं, तो बिगिनर मीन्स इट इज जस्ट अ न्यू फेंसर. तो उसके लिए वंस ही लर्न्स फुटवर्क, हम उसकी टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए, मीन्स उसके कट की स्पीड बढ़ाने के लिए, कट सिखाने के लिए, उसकी कट एग्जैक्ट राइट जोन में कैसे कट करना, वो सिखाने के लिए हम टारगेट एक्सरसाइजेस को यूज कर सकते हैं. जो फर्स्ट फेज है, बिगिनर फेज है, दैट इज फॉर द लर्निंग, और यू कैन से डेवलपमेंटल फेज है. हम इसमें स्लो, वेरी काम, और हर एक टारगेट जोन के ऊपर उसको फेंसर को बोलते हैं कि आप यहाँ पर कट करें और वहां पर स्टे करें, बिकॉज यू हैव टू फिक्स द मूवमेंट. आपको हैंड पोजीशन वहां फिक्स करना है, उसके अलावा आपको मूवमेंट लर्न करना है. आपको मैंने लास्ट टाइम भी एक वर्ड यूज किया था, muscle memory. You have to develop muscle memory. Basically, once you develop muscle memory, indirectly you are developing your brain memory also. So first is muscle memory. आपको muscle में memorize कराते हैं, then automatically it stays in your muscle. आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो. जो बिगिनर फेंसर है उसके लिए बेस्ट है आप उसको स्लो कट्स कराएं, सारी मूवमेंट्स आप उसको सिखा सकते हैं, डायरेक्ट कट, डिसएंगेजमेंट, और यू कैन से आप उसको लॉन्च में, स्टेप लॉन्च में सब कुछ करा सकते हैं, बट इट शुड बी वेरी स्लो. एंड यू हैव टू थिंक अबाउट कि आप उसकी टेक्निकल रेंज को डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी मूवमेंट जो है बायोमैकेनिकली ठीक होनी चाहिए, उसका रिदम सही होना चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना है. जो इंटरमीडिएट फेज है, इंटरमीडिएट फेज होता है मेंटेनेंस फेज एंड डेवलपमेंट फेज का कॉम्बिनेशन. जो बिगिनर फेज है वो उसमें डेवलपमेंट है बस, उसमें मेंटेनेंस नहीं है. जो इंटरमीडिएट फेज है फेंसर है, उसके लिए मेंटेनेंस भी होता है और उसके लिए डेवलपमेंट भी होता है. तो उसको डेवलपमेंट फुटवर्क भी कराना मीन्स आप उसको नई चीजें भी सिखाएंगे साथ साथ में, और साथ में पुरानी चीजों को मेंटेन करके भी आगे लेके जाएंगे. बट जो एलीट फेंसर है उसका जो मेन टारगेट होता है दैट इज टू मेंटेन, जो उसके पास ऑलरेडी स्टफ है उसको मेंटेन करे. समहाउ वेरी लेस चांस होता है, इफ इट इज 90% इज मेंटेनेंस एंड ओनली 10% इज डेवलपमेंटल. तो उस तरह की एलीट लेवल के फेंसर के साथ फुटवर्क की ट्रेनिंग होती है. नाउ दिस इज सम ऑफ द फुटवर्क एक्सरसाइजेस आई हैव ट्राइड टू फाइंड आउट. ये देख सकते हैं हम. Target, and you want to be at maximum scoring distance. So the furthest you can be away from the target and still score a touch. So for saber fencing, you should be hitting with no more than that top inch or two of your blade. Okay. If you are a beginner fencer, you're probably going to want to do this drill stationary. However, if you're more advanced, what you can do to make this drill a little bit more challenging is you can be stepping in place while doing this drill. Okay. Another option that you have, if you want to make it even more challenging for yourself, is you can get a wrist weight and weight your arm, making it a little bit more challenging and difficult to do this drill and strengthen those muscles as well. Okay, so let's go ahead and get started. For this first part, you are going to be doing 50 touches to the head, where you touch and return. Okay, now the first 25 touches, you're going to go very slowly, and then the second 25 touches, you'll go as fast as you can, making sure that your arm reaches its full extension point on each touch and recovers right back to one guard after each touch. Also, make sure that you are bending your knees, your back is straight. When you're making the touches, you're not letting the upper body rock back and forth. Okay, so let's go ahead and begin. Next part of the drill, we are going to fully extend the arm, and we're going to do 50 taps, okay? Just using the fingers and the wrist to make contact, okay? So on guard position, arm fully extended, and 50 taps. On guard position, knees bent. 1, 2, 3,
4. Nice and slow. Begin. 1, 2, 3, 4. Now 5 touches with speed. And then 5 touches with speed. On guard position, and nice and slow. 1, 2, nice and slow. 5 advanced touches. 1, 2, 3. Guard position, and nice and slow. 1, 2, 3. Slow, and then 5 times with speed. Advanced lunge to the 5 line or to the head. On guard position, and nice and slow, begin. Advanced lunge, on guard, retreat. The same thing to the flank. So 5 skip lunges, nice and slow, and 5 skip lunges, nice and fast. Let's get the on guard position. And 5 skip lunges to the 3 line, to the flank, nice and slow. 2, 3. तो ये कुछ ट्रेनिंग कह सकते हैं फुटवर्क ट्रेनिंग की कुछ ड्रिल्स थी, जिसमें हमने देखा कि फेंसर डिफरेंट उनको यूज कर रहा है, हैंड टारगेट एक्सरसाइजेस को यूज कर रहा है, जिसके अंदर वो अब मैं आपको कुछ और आपको ड्रिल्स शेयर कर रहा हूं जो फेंसर नॉर्मली यूज करता है फुटवर्क ट्रेनिंग के टारगेट एक्सरसाइजेस के लिए। जैसे हमने इसमें बात की थी मूवेबल टारगेट की, तो एक मूवेबल टारगेट की एक ड्रिल आप देख सकते हैं इसमें। Request everybody to keep writing questions if you want us to answer. Request keep writing questions in the chat box. Thank you. Okay, the second variation is like मैंने बात है कन्वेंशनल ट्रेनिंग की, मैंने बात की थी। अब कन्वेंशनल ट्रेनिंग दिस फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन दे आर प्रैक्टिसिंग साइमल्टेनियस अटैक, तो साइमल्टेनियस अटैक की भी आप जैसे कन्वेंशनल ट्रेनिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेरिएशन। तो आप इसमें और एक है आप इसमें कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एक ही टारगेट बोर्ड पर 3 डिफरेंट सेक्टर्स पे उन्होंने यूज किया, मल्टीपल यूज के लिए भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो तीनों पे, एक पे फ्लांक कट है, एक पे बेली कट है और एक के ऊपर हेड कट है, तो ये डिफरेंट टारगेट जोन के ऊपर आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं। तो ये जो वेरिएशंस थी ये फुटवर्क के लिए था। तो आप मैंने जैसे डिस्कस किया टारगेट के लिए था। जब हम टारगेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप डेवलप कर सकते हैं उसकी डिफरेंट मोटर क्वालिटीज को, उसके हिट करने की स्पीड को, हिटिंग एक्यूरेसी को, उसकी कन्वेंशनल चीज को। और उसके अलावा मैंने बात की थी कि ये जो फेज है, इस फेज में हम आइडियोमोटिक ट्रेनिंग या इमेजरी ट्रेनिंग या विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर फेंसर, जिसमें आप विजुअलाइज करते हैं ओपोनेंट को। तो उस तरह की जो ट्रेनिंग है आप फुटवर्क में भी विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। सिमिलरली आप टारगेट बोर्ड के साथ या टारगेट डमी टारगेट के साथ भी आप इस विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं, जो आपकी टेक्नो टेक्टिकल इंप्रूवमेंट के लिए आप इसमें आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आप यूज कर सकते हो। दिस इज रिगार्डिंग दी फुटवर्क एक्सरसाइजेस। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल व्यू, आपको आइडिया देना था कि फुटवर्क कैसे होता है, टारगेट एक्सरसाइज कैसे होती है, टारगेट जोन कितने हैं सैबर के अंदर, और टारगेट को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप स्टेशनरी भी कर सकते हैं, मल्टीपल मूवेबल टारगेट पे कर सकते हैं, आप वेट्स को यूज कर सकते हैं, आप इलास्टिक बैंड्स को यूज कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक टारगेट बोर्ड यूज कर सकते हैं, आप बायोमैकेनिकल डिवाइस आ गए, उसमें तो सिर्फ फोर्स प्लेटफॉर्म मेंशन किया है, देयर आर सो मेनी अदर डिवाइस जिसमें स्पीड सेंसर्स के साथ आप इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेसिकली दैट दीज फॉर द टेस्टिंग। तो ये सारी वेरिएशंस हैं आपकी टारगेट के लिए। नाउ I will continue with my the presentation जो हमारी थी। नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं
that is point in line. So now we should know what is point in line. तो ये टोटली डिफरेंट हो गया, पहले हम बात कर रहे थे सिर्फ टारगेट की, अब ये पॉइंट इन लाइन बेसिकली एक टेक्निक है। अगर हम साइबर फेंसिंग की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ से ले रहा हूँ, बिकॉज बीइंग ए कोच वी हैव टू लर्न थिंक अबाउट एज ए टेक्निक। तो पॉइंट इन लाइन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें फेंसर को स्टार्ट करना होता है विद हिज पॉइंट को एक्सटेंड करके, मींस हैंड को एक्सटेंड करके, इसका पॉइंट शुड बी ऑलवेज टुवर्ड दी आपके ओपोनेंट फेंसर के बॉडी पार्ट के ऊपर, वो टारगेट जोन के ऊपर रहना चाहिए, टारगेट जोन से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो टेक्निकल एग्जीक्यूशन है कि उसका हाथ एक्सटेंडेड होना चाहिए और पॉइंट जो हमेशा उसके ओपोनेंट के टारगेट के ऊपर रहना चाहिए। बट टेक्निकल एग्जीक्यूशन से ज्यादा पॉइंट इन लाइन इट इज ए मोर कन्वेंशनल और यू कैन से इट इज मोर टेक्टिकल। तो इसलिए इसमें रूल का इम्प्लीकेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स ए टेक्टिकल। बिना रूल को जाने हम इसकी टेक्निक को डेवलप शायद अच्छे से ना करवा पाए फेंसर से। इसीलिए वी हैव टू टेल अ फेंसर दैट दिस इज द टेक्निक, बट इस टेक्निक के पीछे ये रूल है जो आपको एक एडवांटेज दे सकता है। तो बिकॉज फेंसिंग में सैबर और फॉयल दो ऐसे इवेंट हैं जो कन्वेंशनल वेपन है, तो उनकी कन्वेंशन को डेवलप करने के लिए, बच्चों को कन्वेंशन सिखाने के लिए वी हैव टू टेल देम, वी हैव टू इन्फॉर्म दैट कि ये कन्वेंशन है क्या, ये रूल क्या है। तो पॉइंट इन लाइन का जो रूल है कि अगर ओपोनेंट की अटैक स्टार्ट करने से पहले आप अपने हाथ को एक्सटेंड करके आपका जो वेपन का पॉइंट है वो कंटिन्यूअसली थ्रेटन करे किसको, आपके ओपोनेंट के वैलिड टारगेट एरिया को, तो यू हैव राइट ऑफ वे। अगर वो डायरेक्ट हिट करता है और आप भी हिट करते हैं तो यू हैव राइट ऑफ वे, बिकॉज यू हैव इनिशिएटेड पॉइंट इन लाइन बिफोर हिम। उसके अटैक के स्टार्ट करने से पहले आपने पॉइंट इन लाइन किया था। और अब इस सिचुएशन में रूल क्या कहता है कि ओपोनेंट को आपके ब्लेड को डिफ्लेक्ट करना है। तो आपको अपने फेंसर को बताना है कि आपको ये टेक्निक एग्जीक्यूट करनी है, बट अगर आपके ब्लेड पे कोई ओपोनेंट बीट करता है तो आपका राइट ऑफ वे खत्म हो जाएगा। तो दिस आई हैव टू टेल एज ए कोच कि आप ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अगर वो आपके ब्लेड को टच करता है तो यू हैव अनदर वे, आप ब्लेड को डिरोब कर सकते हैं। ये दो सिचुएशन है। फर्स्ट, जहां पर आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं पॉइंट इन लाइन से विदाउट इफ ही, अगर वो आपका ओपोनेंट आपके ब्लेड को टच ना करे तो आप डायरेक्टली उसको कट कर सकते हैं, मींस थ्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, point in line में it should be always with the point, because it's point in line, so you have to finish the hit with the point only, not with the slashing. आपको पॉइंट से हिट खत्म करना है। दूसरा, अगर आपके ब्लेड को वो छेड़ता है, बीट करता है, प्रिजडिफायर करता है या कोई ब्लेड एक्शन करता है, तो यू लूज द राइट ऑफ वे। तो उस कंडीशन में उसके पास हिट का चांस जाता है। इस सिचुएशन में यू हैव अनदर वे, आप ब्लेड को डिरोब कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आपको अपने फेंसर को बतानी होगी। अगर हम उसको ये चीज बताएंगे तभी हम उसको पॉइंट इन लाइन सही से सिखा सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंस, सी इट इज वन ऑफ द टेक्निकल वेरिएशन, बिकॉज जब आप फेंसर को ट्रेनिंग कराते हैं तो आप उसको एक टेक्निक नहीं सिखाते, बहुत सारी टेक्निक सिखाते हैं, बिकॉज जब तक आपके पॉकेट में वेरिएशन नहीं होगी यू कैन नॉट विन। अगर आप एक ही तरह की टेक्निक एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ट्रैप में फंस जाएंगे। तो वो ही कम्स टू नो कि आपके पास ये सब कुछ है बस। तो आपको अपनी टेक्निकल वेरिएशन को डेवलप करना है। अगर आप एक ही चीज इंप्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक इट इज नॉट गुड फॉर ए गुड फेंसर। तो आपको टेक्निकल वेरिएशन डेवलप करना है। तो ये एक टेक्निकल वेरिएशन है जो फेंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ टू चेक द डिस्टेंस, अब हम पॉइंट इन लाइन को यूज भी कर सकते हैं चेक द डिस्टेंस का, डिस्टेंस को अपने और अपने ओपोनेंट के बीच में डिस्टेंस को चेक करने के लिए। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने नोट भी किया होगा, जब बाउट कभी भी हॉल्ट होता है क्लोज क्वार्टर में कुछ भी, जब रेफरी दोबारा ऑन गार्ड बोलता है तो डिस्टेंस चेक करने के लिए दोनों फेंसर को भी पॉइंट इन लाइन करने के लिए बोलता है, बिकॉज दैट इज द एग्जैक्ट फेंसिंग डिस्टेंस। जब दोनों फेंसर का पॉइंट इन लाइन डिस्टेंस होता है वो एक एग्जैक्ट फेंसिंग डिस्टेंस कंसीडर किया गया है। तो इसीलिए दोनों फेंसर को अपार्ट करता है और पॉइंट इन लाइन करने के लिए बोलता है। बट यहाँ मैं उस सेंस में ये नहीं लिखा है कि चेक द डिस्टेंस। चेक द डिस्टेंस जस्ट जब ओपोनेंट और आपके बीच में कितना डिस्टेंस है आप हाथ खोल के एक बार चेक कर सकते हैं, क्या बहुत नजदीक तो नहीं आ गया हूँ मेरे, क्या मैं यहाँ से अटैक इनिशिएट कर सकता हूँ। तो ये एक वेरिएशन, एक इंपॉर्टेंस है, आप एक तरह से एम है आपकी, आप पॉइंट इन लाइन करके ये चीज कर सकते हैं। देन टू चेक द ओपोनेंट रिएक्शन, आप पॉइंट इन लाइन कीजिए तो आपके पॉइंट इन लाइन पे क्या रिएक्शन करेगा, वेदर ही बीट्स, वो बीट नहीं करता है या ब्लेड को घुमा के पकड़ने की कोशिश करता है, फेयर करने की कोशिश करता है। तो ओपोनेंट के रिएक्शन को आप चेक कर सकते हैं। आप इसको कैसे आप एक सेकंड इंटेंशन की तरह से आप इसको एक प्रिपेयर अटैक प्रिपेयर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। टू प्रोवोक हिम, तो अब उससे कोई रिएक्शन लेना है तो सडनली ही चार्ज ऑन यू, आप प्रोवोक करने के लिए आप पॉइंट इन लाइन करते हैं। आप पॉइंट इन लाइन विद अपेल जो लास्ट टाइम बात की थी उस तरह से करते हैं, तो आप उसको प्रोवोक कर सकते हैं कि वो कोई रिएक्शन करे आपके उसके ऊपर। तो आप उसको प्रोवोक करने के लिए भी आप इसको यूज करते हैं।
to gain the priority at most, because अगर आपने पॉइंटिंग लाइन उसके अटैक से पहले कर दिया तो आपके पास उसके स्टार्ट करने इनिशिएट करने से पहले अगर आपने पॉइंटिंग लाइन किया तो आपके पास प्रायोरिटी आ जाती है। इवन व्हेन यू अटैक और आपका अटैक पास होता है, वो स्टेप बैक जाके वहां रुक जाता है, कोई एक्शन नहीं करता। इफ यू रिकवर विद अ पॉइंटिंग लाइन तो आपके पास अगेन प्रायोरिटी होती है। तो ये आपको सिचुएशन बतानी है कि तभी वो पॉइंटिंग लाइन को कॉन्फिडेंट होकर ट्रेनिंग में यूज कर पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज हम कुछ पॉइंटिंग लाइन के ट्रेनिंग वीडियोस को देखेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर कुछ ऐसी टेक्निक्स जो पॉइंटिंग लाइन की डिस्क्रिप्शन है, आप कह सकते हैं। पॉइंटिंग लाइन के बारे में एक वीडियो है जो एक किसी ने डाला हुआ है इंटरनेट पे, एंड आई लाइक कि अगर उस वीडियो को हम देखें तो हम पॉइंटिंग लाइन की ट्रेनिंग को अच्छे से करवा सकते हैं। तो आई नॉट प्ले फुल, बट थोड़ा सा पोर्शन उसमें से प्ले करूंगा। कोसा वीडियो इज नॉट शेयर्ड, रिक्वेस्ट शेयर द वीडियो। वीडियो नहीं शेयर हुआ। Krishan ji, you are there? Krishan ji, you are there? Okay. Krishan ji, you are there? हाँ जी, हाँ जी। Okay. वीडियो शेयर नहीं हुआ। वीडियो शेयर नहीं हुआ सर? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। डू इट अगेन प्लीज। Was the line established early enough? I don't think it was. According to the referee. नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। Now? Yes, now better. Yes, yes. So पॉइंटिंग लाइन में बहुत सारी वेरिएशन है। जैसे अभी इसमें देखा आपने कि हम जब पॉइंटिंग लाइन करते हैं तो पॉइंटिंग लाइन किस सिचुएशन में मिलता है, किस सिचुएशन में नहीं मिलता है। समटाइम्स अगर आपका पॉइंट टारगेट जोन से दूर चला जाए तो कुछ रेफरीज दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, बट रूल के अकॉर्डिंग इट शुड रिमेन ऑलवेज इन द टारगेट जोन। बट इसी के लिए, इसी की कंटिन्यूएशन में अब हम ट्रेनिंग के एज ए कोच ट्रेनिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि ट्रेनिंग कैसे करवानी है। तो उसके कुछ बेसिक हैं, आप ट्रेनिंग कैसे डेवलप करेंगे। फर्स्ट कैसे पॉइंटिंग लाइन के बेसिक सिखाएंगे, फिर उस पॉइंटिंग लाइन की वेरिएशन कैसे सिखाएंगे, बिकॉज पॉइंटिंग लाइन एक सिंपल सिचुएशन नहीं है। इट इज मोर और लेस इज ए टैक्टिकल एक्शन। टेक्निक से ज्यादा ये कुछ सिचुएशन में टैक्टिकल सिचुएशन में ज्यादा होता है। तो उसमें तो इट इज पॉइंटिंग लाइन बेसिक्स। तो इन दिस वीडियो आप उसको
इट इज जस्ट लाइक ए थ्रस्टिंग वेपन, हम उसको थ्रस्ट करना सिखा रहे हैं ताकि वो पॉइंट इन लाइन करना सीखे। उसके बाद डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे हिट करे, अगर ओपोनेंट स्टैंडिंग में रहता है, आपका स्टेप फॉरवर्ड आता है तो कैसे हिट करना है। कोच साहब बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितना है आपका ये? और आई थिंक आई मैक्सिमम 7-8 मिनट्स सर। थोड़ा रश अप कीजिए, वीडियो सिर्फ इनको रेफरेंस दे देंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी 10:40। सागर का भी है तो क्वेश्चन आंसर सेशन भी, थोड़ा रश कीजिए विद इन 2-3 ओके, मिनट्स। नाउ दिस ये पॉइंट इन लाइन के बेसिक के बारे में था। दूसरा है पॉइंट इन लाइन का, जो अभी हमने डिरोवमेंट वाला एक्शन देखा था कि पॉइंट इन लाइन का डिरोवमेंट वाला एक्शन था और काउंटर अटैक था, उसके बारे में हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। 2 वीडियोस बस शेयर करूंगा यहाँ पर मैं। So this is one of the variation, and another variation is when you make a counter attack, आप उसकी प्रिपरेशन अगर नहीं हो तो फॉर एग्जांपल एक टैक्टिकल सिचुएशन जो आपने जनरेट की पॉइंट इन लाइन से, मैंने बताया था कि आप उसके रिएक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप पॉइंट इन लाइन के आज मैं टैक्टिकल सिचुएशन क्रिएट की, आप पॉइंट इन लाइन से आप नेक्स्ट सिचुएशन पे आप चले गए हैं। तो देयर आर सो मेनी वीडियोस, तो मैं बहुत सारी वीडियो शेयर नहीं करूंगा बिकॉज टाइम इज लेस। तो ये पॉइंट इन लाइन के बेसिकली स्टेप्स हैं सीखने के। तो आपने पहले बेसिक सिखाना है, थ्रस्ट कैसे करना है, स्टेप फॉरवर्ड पे कैसे सिखाना है, स्टेप बैक पे कैसे सिखाना है, देन यू हैव टू टीच देम कि डिफरेंट वेरिएशंस क्या हैं, आप क्या क्या उसमें वैरायटी डाल सकते हो, तो वो सारी वैरायटी आपने उसके अंदर डालना है। तो विक्रम सर, आई थिंक आई हैव टू कंक्लूड हियर। सर जस्ट होल्ड ऑन। आप, आई वुड रिक्वेस्ट आप सागर, रशीद और सारे इंस्ट्रक्टर्स को अनम्यूट कर देंगे जब तक, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं सर। ओके सर। Okay. There are lot of questions which are being thrown into the chat box. Lot of questions which has been thrown in the chat box. But first, as I do always, I must take name of good few people. We have got Rajeshwar Singh from Manipur, veteran of 3 Asian Games, logging in. Thank you very much, Rajeshwar. We have Ibomcha sir, the senior coach of Sai with us. Thank you very much. We have Rajiv Goldie along with his daughter, international referee, joining from Chandigarh. Thank you. We have got a 2 Asian Games player and a Sai coach, Tukaram, with his players watching from Aurangabad. Thank you. We have Latwal from Haryana. We have a very senior coach of IPPI, one of the best in country, Bhupinder Singh from MP. Thank you very much. We have got Anil Khatri silently watching from Gujarat, another international player and a good coach of foil. Thank you. We have got Ajinkya Dudare from Maharashtra. We have got Surjit Singh from Manipur watching this. Thank you very much. You are making us feel good and successful. We have got 3 very good senior citizens watching this. Mr. Abid Ali, Mr. T.S. Dogra, Mr. Bhushan Bhatti, I suppose. Thank you very much, sir, for encouraging us. We have got 4 or 5 children also watching this. We have got Akash, we have got Preeti, Vinayak Rai, and Bhanwaras. Good. And I'm very proud to say you, my daughter Antale is also watching, and she has also raised a question. Thank you. We have got 2 people sitting very nicely, Mr. Vikas and Mr. Pawan from Delhi. Thank you very much. And we have got Rashman, small guy, noting the whatever Krishan is telling. Thank you very much. Now we to the question proper. Krishan ji, पहला question आपके लिए है। ये गोलू ने बोला है, गोलू एक चैट बॉक्स में बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। ये बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीट एंड ऑफर? इफ यू कैन टेल इट विद इन 10-20 seconds. Beat and affair. Yeah. Beat is a striking action in which you charge an opponent, जिसमें आप चार्ज करते हो ओपोनेंट के ऊपर। affair basically used when you come back, always आप रिट्रीट करते हैं ओपोनेंट के अटैक को डिफ्लेक्ट फिनिश करने के लिए, उसके अटैक को आप कह सकते हैं, उसके अटैक को सीज करने के लिए आप इसको यूज करते हैं अफेयर को। अफेयर में और बीट में ज्यादा डिफरेंस नहीं, बस अफेयर का स्विंगिंग एक्शन, इट कैन बी लाइक अ बिगर एक्शन, बट इन बीट इट शुड बी शॉर्ट एंड फॉरवर्ड एक्शन। दिस इज माय आंसर। थैंक यू वेरी मच। नाउ एक अनदर हमारे एक बड़े अच्छे, वो आप रोज एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम थैंकफुल टू हिम। आज उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर संतोष पांडे। ही सेड व्हाट इज द सूटेबल ऑन गार्ड पोजीशन इन सैबर? Suitable on guard when both knees are bent
you are in pentagon position, body straight, because in saber on guard you should not move, lean forward. अगर आप lean forward करते हैं because you give target to your opponent, तो आप बिल्कुल stable होने चाहिए, आप body posture बिल्कुल straight. Not audible. I think this थोड़ी is थोड़ी आपकी वॉइस की है पांडे जी। मैं भी थोड़ा साइबर खेला हूं और मैंने परसों आपको एक वीडियो टेड टॉक शेयर की थी। दैट टेड टॉक वाज रिलेटेड टू टिम मोरहाउस। ही सेड कि हाउ यू शुड लव योर ऑकवर्ड मूवमेंट्स। आप जितने भी आप फेंसर देखिए उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्लेइंग होता है। पोजनियाकॉव थे, वो खड़े खड़े ऑन गार्ड करते थे। यू सी द ऑन गार्ड पोजीशन ऑफ अदर्स ग्रेट पीपल। So once you learn the basic, you can do a lot of experiment with yourself. So what basic Krishan has told you. Another question, it is for Rashid. Rashid, my daughter Antalya wanted to ask you how point in line is established. Can you answer that? Point in line कैसे establish किया जाता है? Thank you, Vikram. Please. जो पॉइंट इन लाइन एस्टेब्लिश करने का जो पहला रूल है वो यही है कि अपोनेंट के स्टार्ट करने से पहले आपको आपका जो शोल्डर लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट, आर्म बिल्कुल स्ट्रेट, और जो पॉइंट है आपका वो जो वैलिड टारगेट अपोनेंट का है उसके बिल्कुल उसको टारगेट करते रहना चाहिए। तो इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द पॉइंट इन लाइन पोजीशन एक्चुअली। एंड आई Okay. पॉइंट इन लाइन है वो एक एक्शन नहीं है, वो एक स्पेशल पोजीशन है, क्योंकि रेफरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट इन लाइन है वो आपको पोजीशन दिखाना है कि आपका व्हाट इज के ये आपका पोजीशन पॉइंट इन लाइन है कि नहीं। बिकॉज वो आपका जो पॉइंट बिल्कुल जो स्ट्रेट आपके टारगेट पर है, क्या वो टारगेट से ऑफ तो नहीं है। तो ये कुछ चीजें इसमें नोट करने वाली है। तो दिस जो आप आई थिंक कल आप अपने रेफरी के सेशन में वो उसको इलैबोरेट करेंगे थोड़ा। यस, आई एलैबोरेट। Thank you. So thank you. Another question, I would raise this question to Ashok Bhai Sahab if he is there. Ashok Osab, sir, you are there? Krishan ji, if you can unmute him, it is specially उनके लिए question है। Ashok ji? is there, sir. Ashok sir, are you listening? Yes, I'm here. सर ये एक क्वेश्चन आपके किया गया है रोहित ने। इसने बोला है कि जब आप टारगेट के सामने खड़े होते हैं, when you stand in front of target, Yes. for the target, what is the distance you should start? How you should increase the distance slowly? Can you tell about how target practicing should carry out at home? Target practice from home. Initially, we can target from the standing position with a distance and standing position. And next is the main thing to focus here in saber. The attack is always carried out by lawn, extension of arm followed by launch. This is the definition of attack. So next I'll prefer to start the target from launch position. It is easier to sense the distance and it will be easier to hit various hits to deliver, and it also gives the time as well in between. And then you can move further towards the target. Step launch distance far from the target. And it is it stationary target? It depends on you are doing target exercises or you are doing partner exercises. It depends on. If you are doing stationary target, then I'll prefer first in the standing, then from the launch position, then step launch. ओके, थैंक यू सर। एक और आप अशोक जी आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। श्रद्धा ने एक क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस और फेंसिंग टाइम में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाई जाए। कोई दो आसान तरीके बता दें इनको जो ट्रेनिंग में कर सकें। Distance and fencing time. Distance is the most toughest thing to say in fencing. To sense of distance, बहुत लंबे समय के बाद फेंसर में सेंस ऑफ डिस्टेंस आती है। सेंस ऑफ डिस्टेंस इज फ्रॉम विच
distance I can deliver a cut or thrust, and what time, what is the exact time to deliver a cut or a thrust. The easy thing is when you are in a distance, it is to be said correct distance or long distance step forward launch and launch distance. That is the time if you have the distance between you and your opponent is to initiate a attack is correct distance or long distance, that is launch distance and step launch distance. That is the correct distance to initiate a attack, and depends on your opponent is moving. When your opponent is moving back and usually used to try to change his direction, that is the right time while your his front foot is in the air to deliver a cut or a thrust. और एक क्वेश्चन डायना ने पूछा है कि पॉइंट इन लाइन की कोई एक्सरसाइज बताएं जो मैं घर में कर सकूं. एनी एक्सरसाइज टू इंप्रूव योर पॉइंट इन लाइन एट होम रिगार्डिंग arm movement? Can you elaborate on that, Sagar? And then I'll come to Lohit on that if Lohit is there. पॉइंट इन लाइन बेसिकली ये फील है जो आपने राइट ऑफ अटैक गेन करने के लिए यूज करते हैं व्हेन बिफोर स्टार्टिंग अपोनेंट राइट अटैक. अपोनेंट का अटैक शुरू होने से पहले हमने उसको राइट ऑफ अटैक गेन करने के लिए किया हुआ एक एक्शन है जिसमें राइट ऑफ प्रायोरिटी आपके पास रहती है. सो बेसिकली पॉइंट इन लाइन के एक्शन में हम यही कर सकते हैं. घर में हम टारगेट के ऊपर डायरेक्ट थ्रस्ट के या डायरेक्ट थ्रस्ट विद डिसएंगेजमेंट और 1-2 डेवलपमेंट्स के साथ हम पर बेसिकली सेंस ऑफ पॉइंट इन लाइन का इंप्रूव करने के लिए हमारे को पार्टनर की ज्यादा जरूरत है. Okay, thank you very much. Now Lohit, if Lohit is there, Lohit, are you listening? Lohit, this specific question for you by name आया है Lohit. Okay, Lohit, unmute. You need to be unmuted. Okay, Lohit, ये question आपके लिए है. He said, as a referee, Yes. if fencer A is very fast and strong, fencer A is very fast and strong. Okay. He does lot of good movements. Can it possible that his movements, his fast movements can deceive the hand pull when he does an attack? जब कोई फेंसर जैसे ऑल्डो मोंटानो जैसे फेंसर जब एकदम तेज अटैक करते हैं, फुटवर्क एक्सेंट्रिक अटैक, तो उनका जो हैंड पुल होता है, इज इट पॉसिबल कि रेफरी उसको मिस कर जाए, वो डेलिबरेटली उसको अवॉइड कर सकते हैं? इज इट यू हैव सीन एज एन रेफरी समथिंग लाइक दैट? Yes, it is very much possible, when fencers like the best example is Aldo Montano, because he deceives, in terms of doing a very fast attack. So it is possible, but in point of view of a referee, when he stands in the center of the line, he watches the hand action, especially, there is a small frame that comes into the picture, because when you are finishing, it has to finish with your hand. When both fencers are starting together and finishing, we are constantly looking at the hand. Otherwise, if you are not releasing your hand, then it becomes a preparation if the other fencer finishes. Thank you, Lohit. We'll come back to you. Just another last question. It has come to me. Somebody has told me, Takesh has said ki how champion feel before going to a bout. तो मेरा तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा आंसर है. I was myself a player, may not be a champion of highest level. You can only become champion in 3 things. First, if you are technically champion, tactically champion, that is happen because when you have trust in your coach. आप टेक्निकली और टैक्टिकली तब चैंपियन बन सकते हैं जब आपको आपका कोच आपको सिखा रहा है और आपको उसकी एबिलिटीज में पूरा विश्वास है. सेकंड इज साइकोलॉजिकल चैंपियन. साइकोलॉजिकल चैंपियन यू बिकम व्हेन यू हैव फेथ इन योर एबिलिटीज. जब आपको आपके कोच ने जो सिखाया है
और आपने जो ट्रेन किया है, आपको उसमें पूरा विश्वास है कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं, then you become a psychological champion. Third, when you play for your country, when you play for the pride, when you play for the hard work you have put in, आपके अंदर अगर वो जज्बा है कि मैंने जो ट्रेनिंग की है, मैंने जो यूनिफॉर्म डाली है, आई वांटेड टू सी तिरंगा इन द व्हेन यू वियर ए मेडल, तिरंगा लहराता हुआ, तो लेट मी टेल यू, अगर आप ऑल्डो मोंटानो के साथ भी खेलेंगे, शी विल आल्सो फील a lot of pressure from you. I have seen myself seeing that a number of occasions यहाँ Indian fencers ने just surprised the advanced fencers. Best example is junior Commonwealth Championship जो recently यहाँ हमारे लड़कों ने 16 medal जीते थे. They were bubbling with confidence because they had a long camp, they had a trust in their coaches, they know Ministry, Fencing Association of India is backing them, and it is not one thing, it is a mixture of all things together. Now I over to Sagar for the next session. Please keep writing your questions, we'll answer you. Question answer session is the most interesting session. Hence I say instructors कि थोड़ा अपना briefing थोड़ा refine कीजिए, link दीजिए, let them share and let them ask questions. Over to Sagar. Thank you. Very much, Vikram. So now we will start with the basics. We already studied our subject is about the counter attack. Counter attack is one of the part of the main. Sagar, please unmute. Sagar, please unmute. I'll unmute you. Wait. Hello. हाँ, yes, please, please. या जो अभी जो हमारा टाइम चेंज हुआ, उससे पहले की साइबर थी, उसमें तो काउंटर अटैक बहुत ज्यादा यूज होते थे, क्योंकि बेसिकली साइबर एक काउंटर ऑफेंसिव गेम बन गया था. द रीजन टू चेंज द टाइमिंग और टू इंक्रीज द रिएक्शन टाइम, दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज अटैक को आपको मींस फेंसर को अटैक करने में ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील होता था, क्योंकि काउंटर एक्शंस बहुत जल्दी से आते थे. अटैक थोड़ा सा भी लेट हो गया तो हमारे लाइन पे नहीं आता था. तो उसको चेंज करने के लिए पहले रिपोर्ट्स का टाइम बढ़ाने के लिए और अटैक्स का फिनिशिंग के लिए थोड़ा टाइम मिलने के लिए करके बेसिकली जो हमारा जो रिएक्शन टाइम बढ़ाया गया, इम्पैक्ट टाइम जो बढ़ाया गया 120 सेकंड से 170 माइक्रोसेकंड, उसी की वजह से हुआ था. तो जैसे हम लोग बात करें, काउंटर अटैक भी एक बहुत अहम पार्ट है. दैट काउंटर अटैक इज बेसिक, उसका फंडा यही है कि यू हैव टू टच द अपोनेंट अटैक विदाउट टचिंग योरसेल्फ. जैसे आपने अपोनेंट के टारगेट को टच करना है, आपको टच हुए बिना, उसमें आपको राइट ऑफ अटैक. बेसिकली जो काउंटर अटैक का एक्शन जो है, वो एक्शन ही कोई प्रायोरिटी गेन नहीं करता. मींस ये अनकन्वेंशनल एक्शन है, क्योंकि इसमें कोई प्रायोरिटी नहीं होती. अगर बाई चांस आप काउंटर अटैक करने के टाइम पे अगर आपको सामने वाला फेंसर आपको टच कर देता है, तो आपका वो एक्शन कैंसिल, मींस आपका अटैक काउंटर अटैक नहीं काउंट होगा, वो अपोनेंट का अटैक करके काउंट होगा. तो हम आपको अभी शुरू करेंगे हम हमारे काउंटर अटैक के बेसिक से. So काउंटर अटैक बेसिकली काउंटर अटैक्स में तीन तरीके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जो पहला तरीका है वो है टाइम डिसएंगेजमेंट और थ्रस्ट. जो सेकंड तरीका होता है वो टाइम कट है, और जो थर्ड टाइप के काउंटर अटैक्स होते हैं वो स्टॉप कट होते हैं. बेसिकली उसमें जो फर्स्ट है हमारा, जो इसे टाइम डिसएंगेजमेंट कट और ट्रस्ट, ये बेसिकली काउंटर अटैक कुछ फेंसर के अगेंस्ट में किया जाता है. जो फेंसर्स जो जिस फेंसर्स को अटैक करने में टेकिंग ऑफ द ब्लेड्स मींस बीट करके या बाइंड करके या अफेयर करके जो अटैक करने की कोशिश करते हैं, वो जैसे ही हमारे ब्लेड के ऊपर कोई एक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे हम हमारा ब्लेड डिफ्लेक्ट करके मींस हम हमारा ब्लेड डिसएंगेज करके हम अपोनेंट के वाले टारगेट पे चेस्ट, आर्म या हेड के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं. That's called the time disengagement cut.
जो सेकंड होता है वो टाइम कट है। टाइम कट मींस जैसे अपोनेंट आपके ऊपर प्रिपेयर कर रहा है अटैक, और वो जब अटैक प्रिपेयर करके एक्शन ओपन करता है या हाथ पकड़ के फॉरवर्ड आता है, या हाथ और अपोनेंट अपना हाथ ओपन कर रहा है अटैक करने के टाइम पे, उस टाइम पे जो अपोनेंट के हैंड के ऊपर हम लोग काउंटर अटैक्स करते हैं, वो सारे काउंटर अटैक्स टाइम कट में आते हैं। एंड थर्ड वन इज द स्टॉप ट्रस्ट। स्टॉप ट्रस्ट मींस वो काउंटर अटैक है जो अपोनेंट के प्रिपरेशन पे करते हैं। ये ज्यादा करके हम लोग साइमल्टेनियस एक्शन में ये एक्शन हम लोग ज्यादा करके देखते हैं। जैसे अपोनेंट भले ही स्टार्ट पहले करता है, पर उसके प्रिपरेशन के ऊपर जो उसका अपोनेंट है वो स्टॉप ट्रस्ट शॉर्ट लॉन्च से एक्शन को कंप्लीट करता है, तो इट विल बी काउंट एज अटैक, प्रिपरेशन, अटैक, पुश। तो ये 3 तरीके के काउंटर अटैक्स बेसिकली ज्यादा करके यूज होते हैं फेंसिंग में। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ वीडियो हम लोग काउंटर अटैक के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये है जो काउंटर अटैक हम आउटर आर्म पे करते हैं अंदर के साथ में। जैसे हम लोग फ्लैंक के ऊपर हिट करने के लिए जाते हैं, उस टाइम पे जो हम काउंटर अटैक करते हैं उसको, वो वीडियो हम लोग अभी आपके साथ शेयर करेंगे। ये एक्सरसाइजेस है जो हम लोग प्रिपरेशन में सिखाते हैं। जैसे हम लोग हाथ ओपन करेंगे तो उसके ऊपर जो हमारा स्टूडेंट है या हमारा पार्टनर है वो 2 बार कट करके फिर पीछे जाएगा। ये एक टेम्पो डेवलप करने के लिए। Technically, we have worked out in the head. Now, just the tactical context. आपने याद रखना है कि आपका जो कट है बहुत शॉर्ट और स्पीड में होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, क्योंकि एक मैं पहले ही बोल चुका हूं ये अनकन्वेंशनल एक्शन है। अगर अपोनेंट अपना अटैक फिनिश करता है तो आपको राइट काउंटर अटैक पे राइट ऑफ अटैक नहीं मिलेगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए आप जब भी एक्शन करते हो तो हमेशा याद रखना चाहिए आपका एक्शन प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और स्पीड में होना चाहिए। And once you made a counter attack, you should not stay there. You have to create a distance and go back. सेम में मैंने वही बोला आपको, हाथ आपका उठा के ऊपर से नीचे नहीं आना चाहिए, हाथ आपका बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, छोटी एक्शन होनी चाहिए। आपका हाथ जो है वो उठा के ना करके आपका एक्शन बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट होना चाहिए। Whenever you are making any action, whether it is attack, parry, repose or counter attack, whatever it may be, you should not open a hand completely at 100%. जब भी आप कोई एक्शन करते हो तो 100% आपका हाथ कभी ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे को रिकवर करने के लिए ज्यादा टाइम लेता है। That's which is not good for us ever.
which we are doing on the other hand, or we can say whenever we are making a cut on the flank, उस टाइम पे जो एक्शन आता है उसके अगेंस्ट करने वाला काउंटर अटैक है जो आपको मैंने दिखाया अभी। जो अगला काउंटर अटैक है, सेकंड काउंटर अटैक हमारा, वो है इनर आर्म के ऊपर। जब आप चेस्ट के ऊपर कट करने के लिए जाते हैं या कट करने की कोशिश करते हो तब आप ये आप बेसिकली मूवमेंट मेंटेन करते हो, जैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो आप अगर कोच एक से बैक फॉरवर्ड जा रहा है तो आप उसी के हिसाब से डिस्टेंस आगे लेके मूवमेंट करना चाहिए। आप हमेशा मूवमेंट के बीच में कोई मूवमेंट करना अच्छा नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन द डिस्टेंस एंड डोंट गो फॉर एक्शन। कि काउंटर अटैक के लिए टाइमिंग टेम्पो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आप कभी भी काउंटर अटैक अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। डिस्टेंस शॉर्ट है तो आपका काउंटर अटैक डिलीवर होने के बाद भी अपोनेंट का अटैक आपके ऊपर टच होगा। इसलिए हम हमेशा मेन चीज है इसमें आपका डिस्टेंस और उसके बाद आपका टेम्पो। जो आपने राइट टाइम चूज करना है कि कब आपने काउंटर अटैक डिलीवर So this was another counter attack which I have seen. Then the third counter attack what we are using regularly is the counter attack on the mask. काउंटर अटैक ऑन द आउटर आर्म ही है। मास्क आपको मैं बात करता हूँ। I told you before कि आप जैसे काउंटर अटैक करते हो तो you should not stay there. Once you touch, you have to run fast and you have to go back very fast. अगर आप वहीं पे stay करते हो तो आप अपोनेंट आपके ऊपर डिलीवर कर देगा। So once you make a counter attack, it should be very fast movement and suddenly you have to go the 2-step or 3-step. मास्क पे कट करने के लिए जाते हैं तो मास्क पे कट करने के टाइम पे हम जो राइजिंग हैंड है हमारा उसके ऊपर साइड में कट कर काउंटर अटैक उसके प्रिपरेशन के ऊपर। तो वो काउंटर अटैक कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूं।
पीछे पुल करके या ऐसे जबकि आप जल्दी लैंड करके आप पीछे जा सकते हो। power. We remove the load to direct kick, yes? Take back to play and Esa palabra ya está enfadado hoy, le va a terminar de cabrear. Después de que habló con el otro. Eso me ha dicho Abu que cuando ha llegado estaban hablando ahí mucho rato. Sí, yo lo vi. बोला कि आप जब पेमेंट करते हो तो आपका शासन बहुत साफ और फास्ट मूवमेंट डिलीवर करोगे तो टेक अ लॉन्ग टाइम मे बी आपको काउंटर अटैक लैंड करने से पहले आप उनका अटैक आपके ऊपर लैंड करेंगे। तो जब भी आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपके टिप्स से शार्प होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। यू हैव टू मेक अ क्विक एक्शन एंड गो बैक। Come here, Sagar. Desterrado. That's right. You see how the point is coming immediately. It's not that you show where you go and you hit, because in this game I have the time to do it like this. Yeah. Good. Right. А вы знаете, просто вот здесь у него видео на этой дорожке. У него что-то не так. See there? Даша, нет, я हम जब भी मास्क के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं हमारा हाथ थोड़ा डिले होता है। If you could be able to find the right tempo, then you can make your own correct attack also. जैसे कोई राइट अटैक ओपन कर रहा है तो उसके ऊपर भी हम काउंटर अटैक यूज कर सकते हैं। That for that you have the right tempo. आपको उसका डिस्टेंस का फील होना जरूरी है और आपको राइट टाइमिंग आपको पता होना जरूरी है कि कब आपने आपका काउंटर अटैक रिलीज करना है। The next section you will see is counter attack on the flank cut, that upper counter attack, what do you say? Usab, if you can play video for smaller time because lot of questions are coming. इनर आर्म पे देखे, आउटर आर्म पे देखे, हमने हाथ रेज करने के टाइम पे काउंटर अटैक कैसे करना है बहुत सारा देखा। मास पे काउंटर अटैक कैसे करते वो देखा। कुछ काउंटर अटैक्स है जो हम लोग और भी दो काउंटर अटैक्स है जो मैं आपको उसमें एडिशन दिखाना चाहूँगा। एक होता है अपर आर्म पे, जैसे हम लोग साइड कट करते तो हाथ के ऊपर से काउंटर अटैक किया जाता है, या हम जैसे मास ऊपर कट करते हैं तो अंडर आर्म से काउंटर अटैक करते हैं। सो ये दो काउंटर अटैक्स मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा। उसमें से फर्स्ट मिल जाते हैं तो अब आर्म के ऊपर के साइड में काउंटर अटैक कैसे करना है वो आपको अभी दिखाऊंगा। देखेंगे जिसको हम स्लाइस काउंटर अटैक बोलते हैं। तो उसमें होगा कैसे, जैसे हम लोग प्लांक के ऊपर कट करने के लिए फॉरवर्ड जाएंगे तब जो प्लेयर है वो काउंटर अटैक करके ब्लेड को ऊपर उठाएगा। इस एक्शन में होगा कैसे, काउंटर अटैक और हाथ ऊपर, ये दोनों एक साथ होगा। यहाँ पे आएगा जैसे होगा। अभी आपको फेंसर करना है। ये काउंटर अटैक हमारे एक इंडियन फेंसर है रशीद अहमद खान जी, रशीद भाई साहब, ये बहुत अच्छी तरीके से करते थे। इट वाज वन ऑफ द सिग्नेचर एक्शन ऑफ हिम।
So next one we will see the underarm counter attack how we can do. इसमें आप अभी देखा कि अपर आर्म मास्क के ऊपर कट शुरू करेंगे तो उसके हाथ के नीचे से आपने कट करना है. कट कैसे करते हैं हमने स्लाइस काउंटर अटैक जो हम लोग बोलते हैं बेसिकली ऊपर टच करके फिर हाथ को पीछे पुल करते हैं वो हमने देखा. अभी हम देखेंगे अंडर आर्म कट कैसे करते हैं, हाथ के नीचे काउंटर अटैक कैसे टच करते हैं. ये बेसिकली बहुत फ्यू काउंटर एक्शन को कैसे प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है. ये एक्शन जैसे अपोनेंट आपके मास्क के ऊपर हिट करने के लिए आएगा या हाथ की ग्रिप गार्ड ओपन करके जैसे वो हाथ ओपन करके फॉरवर्ड हिट करने के लिए आता है तो उसके अगेंस्ट हम लोग ये काउंटर अटैक करते हैं. सो आई विल शो यू हाउ टू मेक इट. आई विल शो यू हाउ टू परफॉर्म द एक्शन प्रॉपर्ली. सो इस एक्शन में करेंगे हम ऐसे कि पहले जैसे ही आपका फ्रंट फुट और ब्लेड एक साथ फॉरवर्ड है मीन्स हाफ स्टेप फॉरवर्ड जैसे आपने ब्लेड को डाउन करना है और जैसे अपोनेंट हाथ खोलते हुए दिखेगा आपको यहाँ पे टच करके स्लाइड करके पीछे खींचना है बॉडी को. अब ये एक्शन अगर जब हम परफॉर्म करेंगे तो ऐसे होगा कि मैंने फॉरवर्ड दे दिया जैसे वो करेगा टच करके पीछे खींचना है बॉडी को. तो इसको इस एक्शन को आपको करके दिखाएगा प्रॉपर. एक सिटिकन इंटरेक्शन एक्शन है जैसे जिसमें आप अपोनेंट को पहले प्रोवोक करते हो कि हाथ नीचे करके आपका टारगेट एरिया जो मास टारगेट है वो ओपन करके देते हो. इससे अपोनेंट आपके ऊपर अटैक चार्ज करना शुरू करता है. दैट टाइम यू हैव टू मेक एक्शन. जो नेक्स्ट सेक्शन है वो काउंटर अटैक ऑन द हैंड एंड पैरी पोज है जो बेसिकली मैक्सिमम हम लोग बेसिक करके उसको सिखाने के टाइम पे इन एक्शंस को यूज करते हैं ज्यादा करके. जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा हम उसमें दिखाएंगे काउंटर अटैक करके पैरी करते हैं. जो काउंटर अटैक पैरी का एक्शन है वो आपके मैं दिखाऊंगा. ये बहुत कॉमनली हमारे इंडियन फेंसर्स में ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला एक्शन है. इसमें आप पहले मास्क के ऊपर काउंटर अटैक करते हैं अभी हम दिखाएंगे. Go, 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 go. Quick. No,
ब्लॉक करना है ब्लेड को। अगर टारगेट के पास ब्लेड को खींच के पीछे लेके आओगे हाथ को तो माल पैरी हो सकता है। तो जैसे आप इसमें एक्शन को ब्लॉक करते हो तो हमेशा याद रखिए कि आपको उसको पैरी करके काउंटर अटैक करके फॉरवर्ड ब्लॉक करना है, ना कि हाथ को पीछे खींचना है। Don't forget. Counter-attack parry. After making a counter-attack, you have to make a parry. जैसे मैंने आपको कल आपको बताया हुआ था कि कुछ एक्शंस थे जो हम लोग आपको दिखाएंगे डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस कीपिंग के लिए कुछ एक्सरसाइज है, जिसमें से एक एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, 2 पार्टनर के साथ हम लोग कर सकते हैं। जो आप अपने पार्टनर के साथ यूज कर सकते हो। देयर आर मेनी वेरिएशन व्हिच not share with you right now. Sagar, lot of questions are coming. If you can speed it up, brother. Just 2 more videos will come. Keep the distance, step long distance. Yes. Don't stay. Important. Same way, कुछ जैसे स्पेशल एक्शंस में हम लोग बोलते हैं सेकंड इंटेंशन हिट्स जो होते हैं, ज्यादा करके साइबर में जो रेगुलर क्लीन साइबर खेलना ही ज्यादा अच्छा है, ज्यादा प्रेफरेबल है। इट विल हेल्प अस, बट दोज हु कैन फील द ब्लेड प्रॉपर्ली और दोज हु कैन फील सम प्ले प्रिवेंटर दे फील द ब्लेड अर्ली, मींस उनको जल्दी पता चलता है कि ब्लेड कहां पे है। So they can use the some second intention actions and like showing a line forward and then making a parry. But sometimes
That's right. No, it comes right away. That's right. There is some actions we could able to show you कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है ज़्यादा एक्शन दिखाने के लिए. So this all the action what we generally use while we are playing a fencing. That counter attack के कुछ actions है, basic actions है जो आपको हमने दिखाने की कोशिश की है. बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चंस है कुछ है तो आप देख सकते हो. अगर जो हमने वीडियोस अभी आपको इस सेशन में दिखाई है वो हमने एक YouTube चैनल बना के उसके ऊपर सारी लोड की हुई है, क्योंकि पर्सनली ये वीडियोस आपके साथ शेयर करना मुश्किल है ज़्यादा वीडियो होने की वजह से. सो यू कैन चेक दैट वीडियो फ्रॉम देयर. ओवर टू यू विक्रम. Thank you, Sagar. Again, not to mention, it is a wonderful lesson. Krishan ji, may I request you to mute all the instructors, and we have got a question. Sagar, first question is for you. It is done asked by Vishal. Okay. What is engagement and disengagement? If you can tell it. 778. 778. पहले दिन था पहले. एक मिनट. Only Sagar, please rest. हाँ जी. Engagement and disengagement. Difference. एंगेजमेंट है जो हम लोग मूवमेंट करने के लिए एक दूसरे के साथ बेज को जो एक दूसरे के टच करते हैं उसको एंगेजमेंट बोलते हैं. डिसएंगेजमेंट है जो ये एक टेक्निक है बेसिकली व्हेन अपोनेंट इज ट्राइंग टू मेक अ पैरी अवर ब्लेड. उस टाइम पे हम जो ब्लेड को डिसएंगेज करके हम जो हिट करते हैं या जो डिसएंगेजमेंट करते हैं दैट्स कॉल्ड डिसएंगेजमेंट. ओके. और दूसरा क्वेश्चन सागर, when you are defending and you know that opponent is charging on you, जब आप डिफेंस में हो और आपका opponent आप पे चार्ज कर रहा है, तो there's a wonderful question asked by somebody. He said कि उस समय आपको ब्लेड पे, गार्ड पे या opponent की पूरी बॉडी पे फोकस करना है. Where one should concentrate as a defender? As per my personal experience, I say that you have to concentrate on opponent's blade, not a guard, because the guard हमेशा फेक देता है या फेंट देता है, but final action है वो ब्लेड परफॉर्म करता है. So if you watch the blade properly, it will help you to keep a proper distance. It will help you to understand where he is going to make attack. And that's what my personal experience is. कि आप जब भी मूवमेंट कर रहे हो, आप पीछे जा रहे हो, तो you should concentrate on opponent's blade. Guards basically आपको फेंट्स देते हैं ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो फेंट देने के लिए यूज करते हो बेसिकली गार्ड ज़्यादा यूज करते हैं. So better you have to watch the opponent's blade. That's what I used to teach my students. Okay, thank you. मैं इसमें थोड़ा सा add on करना चाहूँगा. Different people do it differently. What Sagar said ki you should concentrate on blade, but I personally experience sometimes somebody who's using lot of feint, somebody who's using lot of manipulations with the blade, then you concentrate on the guard, because guard is larger in picture and you get a static movement of that. Because concentrating on blade sometime may deviate you. This is my perception. Again, Sagar told different people have got a different perception, but all together they make. Now there are two referee questions. May I get referee Rashid and this Lohit online? Rashid, you are there? Hello. You have to unmute him. Oh, Krishan. Okay, please. okay. He is there. Rashid, पहला point ये है कि जब both the fencers attack simultaneously. Okay. Towards the center line. Okay. तो somebody has asked question कि क्या उस सिचुएशन में रेफरी ये देखता है कि कौन सेंटर लाइन के आगे लैंड करके किसी ने अटैक एग्जीक्यूशन किया. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंटर लाइन फॉर अ रेफरी इन केस ऑफ साइमल्टेनियस अटैक? As far as referee is concerned, जो सेंटर लाइन है उसका कोई इतना ज्यादा महत्व है नहीं, क्योंकि जो 4 मीटर का जो डिफरेंस है फेंसर वहां से शुरू करते हैं. रेफरी ये देखता है कि किसने प्रॉपर एग्जीक्यूशन किया है, अटैक को स्टार्ट किया है, और किसने अटैक को जो है वो कंप्लीट एज पर कन्वेंशन फिनिश किया है. तो अगर वो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो कभी सेंटर लाइन से आगे भी जा सकता है, कभी वो प्रिपरेशन पर जो अपना काउंटर अटैक या स्टॉप इट आप बोलते हैं खत्म करते हैं वो सेंटर लाइन से पीछे भी हो सकता है. तो इट इज ऑल अबाउट द कंप्लीट कन्वेंशन. ओके. मैंने एक देयर इज अनदर क्वेश्चन. इफ फेंसर ए ने फेंसर बी को अटैक किया, बोथ एट द सेम टाइम, बट पॉइंट इज गिवन टू द फेंसर ए. फेंसर बी ने रेफरी से पूछा व्हाई देयर इज नो फिनिशिंग इन योर अटैक.
when it is called no finishing, what are the things we need to check for finishing the referee point of view? This question is from Irisa. Okay, means he is asking about के क्या रेफरी जो है वो दोनों उसने फैन से अटैक किया, ठीक है, जब एक को पॉइंट मिल गया दूसरे को नहीं मिला, और रेफरी ने उसने जब जिसको नहीं मिला उसने रेफरी से पूछा मुझे क्यों नहीं मिला, तो उसने कहा कि कुड नॉट फिनिश योर अटैक. What are things to be kept in mind? वो जो hand forward movement and all those. Can you elaborate it shortly? इसमें जो देखने जो जरूरी बात ये है कि किसने प्रॉपर एक्शन स्टार्ट किया है और फिनिश किसने पहले किया है. पहले फिनिश का मतलब ये है कि जिसने स्टार्ट करने के बाद प्रॉपर एक्सटेंशन विद आर्म के साथ कंप्लीट हिट किया है. मे बी द फेंसर बी जो है वो प्रिपरेशन पर हो. तो अगर मैं रेफरी हूं तो मैं उसका डिफरेंट वो दूंगा कि भाई फेंसर ए जो है वो जहां तो प्रिपरेशन कर रहा है. अब एक एग्जांपल है, अगर दोनों फेंसर बिटवीन गार्ड लाइन स्टार्ट करते हैं तो एक का हाथ जो है वो बिल्कुल डाउन है और एक जो स्टार्ट करने पर बिल्कुल स्ट्रेट आर्म के साथ हिट करता है, तो इट इज मींस प्रिपरेशन. तो थैंक यू, दिस इज द चलो थैंक यू. Rohit, another question for Lohit. Lohit, if you are there, yes, then I'll come back to Krishan and Sagar for final 2 questions. Lohit? Yes, Kanan. There is a question that if fencer A is doing a preparation and fencer B is doing counter attack first with lunge against preparation, ठीक है, then and fencer A also get, basically question is like that, sometimes when somebody is preparing and you attack to that preparation, but at the same time the one who's preparing he also initiates the attack. So what at that time a referee favors the attacker or one who attacks on the preparation? How you judge that? Well, basically here the fencing time comes into the picture, because the one who's into the preparation, if there is a counter attack done on the preparation and then if the preparation person hits the counter, the attacker, I think the timing really matters here. If there is a lunge hit done by fencer B, if fencer A is on preparation, then it is clearly preparation attack by fencer B. But if there is a pause in the preparation and then the fencer B hits, then it is clearly fencer B's point. Absolutely beautifully answered. Now next question. I just like to add on one more thing. Yes, if fencer B does not execute the action in that one fencing time, then the second attack of fencer A is to be considered. So that is why I told you the fencing time really matters here. Okay, there's another question for Krishan. Krishan, this is specifically for you if you are there. Yes, sir. Question is this: ki lot many fencers and coaches are saying ki how to increase the speed in attack. So first of all, I would request you to tell them ki speed matters, but once you are done with the basic actions, जैसे आप एक perfection बना रहे, तो you can elaborate on those lines. I think that is what they wanted to know. Speed, जो उनका मानना है कि speed, I think they are talking about the speed in a competition, means bout के अंदर. Attack में, yes, कैसे speed बढ़ाई जाए? कैसे बढ़ाई जाए? First thing, they have to do basic training first. Basic training means जो attack के actions हैं, they have to do the basic fundamentals. On the basis of fundamentals, once they do the fundamentals, then you can tell them they can accelerate these techniques with a higher speed, because techniques remain same. Only the difference is the execution of the speed. Then you have to do different variation. First, second, you can fence the bout on a shorter pace. For example, if you fence bout in a shorter pace, then you have to move very fast with your hand, and you can use the other implement for the increasing the speed in your leg. You can use training aids like a TheraBand, gym, other things. But for the specifically for the fencing attacks, it is best thing is to develop your specific techniques to complete that action. Then you can use these techniques with a coach in a lesson, then with the partners in a like a stimulated bout. When you stimulate the situation and you fence the bout, this is the way. I think this is the right answer for at my end. Understood. Thank you. Sagar, this question is for you. What is the right time of counter attack? You have told about it, but थोड़ा बताइए कि counter attack करने का right time कब है, जब उसका हाथ निकल रहा हो or his pass. If you can answer that, please. The right time of counter attack it's always depend upon the opponent कैसे react करता है, उसका right of उसका attack का speed कैसे. पर as a basic I can say
when he is initiating the attack with his hand, जब वो अपने हाथ से attack initiate कर रहा है, that is the perfect time when you can make a counter attack, because the counter attack should be landed at least one fencing time before the attack land. So it will give you enough time to make a counter attack and go back. अगर last moment पे आप counter attack करने की कोशिश करोगे तो it will make a simultaneous hit and the right of attack will go to the attacker. Thank you. And another question, very basic question, if you can answer it. I think किसी बच्चे ने पूछा है, what is the difference between beat and hit? The beat in the same way the Kishan sir ने already बोल दिया था इसके बारे में कि the beats action basically what we use for attacks. Sometimes we use for a parry pose as a beat action. The upper is action where you gain the right of attack from the opponent. When opponent is charging on you, you deflect the opponent's blade, which will according to the convention, it will give you the right of attack on your side. So basically, right of attack gain करने के लिए जो action हम पीछे जाते हुए करते हैं blade के ऊपर, the deflections what we made, that's called a affairs. Thank you very much. With this हम अपना session आज का close करते हैं. आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज 372 people attended the session, and it was good only by my small as a program coordinator. The videos should be played less because people are giving lot of these questions to us. Second, आज का Sagar Lagu has started a YouTube channel. His name is what, Sagar? If you can tell it so then people can use it. Coach Sagar Lagu. कोच सागर लागू यूट्यूब, ये सारे वीडियो उस पे अवेलेबल हैं. कोच सागर लागू यूट्यूब. प्लस इसके अलावा भवानी कुड नॉट कम टुडे, शी हैज सम इंटरनेट प्रॉब्लम. वी विल ट्राई एंड गेट हर टुमारो. देयर आर टू थिंग्स आई वांट ऑल ऑफ यू टू सी इफ यू हैव अ टाइम. एक, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेड टॉक. आप सभी ने टिम मोरहाउस की टेड टॉक सुनी होगी, TED टेड TALK टॉक. आज की जो टेड टॉक है जो फेंसिंग रिलेटेड है वो है वन टच टू ग्लोरी. वन टच टू ग्लोरी. ये कोलंबियन यूनिवर्सिटी के एक कोच हैं, उनका नाम है माइकल. उन्होंने टेड टॉक दी है, अराउंड 12 मिनट्स की है. यू प्लीज लिसन टू दैट, गिव ए रिव्यू ऑफ दैट कि हाउ कोलंबियन यूनिवर्सिटी इन अमेरिकन इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस, इट वाज इन लास्ट 4 or 5 and within 3 years they reached the top spot. How talent scouting was done, how training was imparted, how tactical things were done. I'll write into the chat also. One touch to glory. Second thing, most of you are in lockdown, so you wanted to know how to do training. There is a club called ZFW, Zulu Foxtrot Whiskey. They have got lot of videos on the Facebook. ZFW. Please subscribe to that and you will see lot of lockdown related exercise and other thing. Otherwise, our instructors are doing great job. Tomorrow we have a class of Mr. Rashid Ahmed, international referee, on referee judging. You are requested to send your questions in advance on Facebook community, or you can send it on Fencing Association of India के page पे भी. And we will meet at sharp 10 tomorrow. You are also requested to forward your question on psychology and nutrition to Prashant. He is compiling it. We have got some interesting lectures coming up in next week. Now, at the end, I would request all of you to obey the policies of government on lockdown, COVID-19. Be a responsible citizen. Stay safe. We will meet tomorrow. Thank you very much. Log out. Thank you very much.